मैं हरिशंकर सिंह राज, सहायक प्राध्यापक हिंदी। वर्तमान में मैं राजीव गांधी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय लोरमी में कार्यरत हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके सामने बीए अंतिम वर्ष के हिंदी साहित्य का इतिहास विषय के अंतर्गत आदिकाल की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि तथा आदिकाल की प्रमुख विशेषताएं विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। विद्यार्थियों, मैं आपको यह बता देना चाहूँगा कि जैसे हर विषय का अपना एक इतिहास होता है, ठीक उसी प्रकार से हिंदी साहित्य का भी अपना एक इतिहास है। सामान्यतः इतिहास का अर्थ होता है कि अतीत की घटनाओं का काल क्रमानुसार वर्णन। यह वर्णन व्यक्ति, स्थान या वस्तु किसी का भी हो सकता है। इसीलिए साहित्य भी इतिहास से संबद्ध माना जा सकता है। साहित्य के इतिहास में ऐतिहासिक दृष्टि से साहित्यिक रचनाओं का अध्ययन किया जाता है। इसी क्रम में हम देखेंगे कि हम हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसको ऐतिहासिक दृष्टिकोण से कैसे समझें, कैसे जानें, कैसे परिभाषित करें। तो इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम हिंदी साहित्य के कालखंडों को समझें, जानें। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला आता है आदिकाल, जिसको हम वीरगाथा काल के नाम से भी जानते हैं, जिसकी अवधि है संवत 1050 से 1375 तक। दूसरे क्रम पर आता है भक्ति काल, जिसको हम पूर्व मध्यकाल के नाम से भी जानते हैं, जिसकी अवधि है 1375 से 1700 तक। इसी क्रम में हम देखते हैं तीसरे क्रम पे आता है रीतिकाल, जिसको हम उत्तर मध्यकाल और श्रृंगार काल के नाम से भी जानते हैं, जिसकी अवधि है 1700 से 1900 तक। और अंत में हम देखते हैं आधुनिक काल, जिसको हम गद्य काल के नाम से भी जानते हैं, और इसकी अवधि है 1900 से अब तक। मैं कुछ और बातों की ओर आपको जानकारी देना चाहूँगा कि आधुनिक काल में हम छायावाद, प्रकृतिवाद, प्रयोगवाद और नैतिकता का भी हम अध्ययन करते हैं। लेकिन चूँकि आज का हमारा विषय है कि हम आदिकाल की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि तथा आदिकाल की विशेषताओं को विस्तार से अध्ययन करें, तो इसी क्रम में हम देखेंगे कि आज आदिकाल जो हमारा जो प्रमुख विषय है, तो इसको हम और किन किन नामों से जानते हैं। आदिकाल को हम वीरगाथा काल के नाम से भी जानते हैं, चारण काल के नाम से भी जानते हैं, संधि काल के नाम से भी जानते हैं। तात्पर्य, विभिन्न विद्वानों ने आदिकाल को विभिन्न नामों से अभिहित किया है। जहाँ तक नामकरण की समस्या का सवाल है, जिसके बारे में मैं अभी आपके सामने बता रहा था, उल्लेखित कर रहा था, उसके बारे में एक बार पुनः आपको आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि प्रसिद्ध विद्वान ग्रियर्सन का एक कहना है कि आदिकाल को कहते हैं चारण काल के नाम से संबोधित करते हैं। मिश्र बंधु का जहाँ तक सवाल है, उन्होंने आदिकाल को प्रारंभिक काल के रूप में इंगित किया है। इसी प्रकार रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम से संबोधित किया है। जहाँ तक हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रश्न है, उन्होंने आदिकाल को आदिकाल नाम ही दिया है। इसी क्रम में हम देखते हैं राहुल सांकृत्यायन
इनका ऐसा मत है कि इन्होंने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल के रूप में माना है। इस प्रकार से हम नामकरण की जो समस्या है उसको यहाँ पे व्याख्यायित कर सकते हैं। अब रही बात आदिकाल की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की, तो हम इस बारे में भी विस्तार से अध्ययन करेंगे कि आदिकाल में किस प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि रही। हम यहाँ देखते हैं कि आदिकाल में हिंदू सत्ता का क्षय एवं इस्लाम सत्ता के धीरे धीरे उदय की गाथा दृष्टिगोचर होती है और इस युग में जनता युद्धों एवं अत्याचारों से विशेषतः आक्रांत हुई थी। हम यह भी देखते हैं कि इस युग में खंडन, मंडन, हठ योग, वीरता एवं श्रृंगार साहित्य लिखा गया। इस युग की सामाजिक परिस्थितियां अत्यंत विषम थीं। जनता शासन एवं धर्म दोनों ओर से निराश्रित थी। जाति पाति के बंधन कड़े होते जा रहे थे। शोषक एवं शोषित का भेद स्पष्ट दिखाई देता था। नारी भी भोग्या मात्र रह गई थी। सामान्य जन के लिए शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। सती प्रथा नारी के लिए अभिशाप थी। यहाँ कुछ और भी बातें हैं जिसका उद्धरण करना भी आवश्यक हो जाता है। हम देखते हैं कि आदिकाल में जिस प्रकार का वर्णन मिलता है उसके अनुसार से जो निम्न वर्ग के लोग हुआ करते थे वो मात्र श्रम श्राद्ध के वस्तु बनकर रह गए थे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आदिकाल की सामाजिक पृष्ठभूमि बहुत ही सामंजस्यपूर्ण तो नहीं कह सकते, लेकिन उतार चढ़ावों से भरा हुआ हमें दृष्टिगत होता है, दिखाई देता है। इसी क्रम में हम देखेंगे कि आदिकाल की जो सांस्कृतिक परिस्थितियां क्या थीं। उस समय किस प्रकार से संस्कृतियों का प्रादुर्भाव हुआ था। तो इस तारतम्य में हम देखेंगे आदिकाल हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों के परस्पर मिलन का काल कहा जा सकता है, जहां हम देखते हैं संगीत, चित्रकला, मूर्तिकला एवं भवन निर्माण आदि कलाओं में जाति गौरव सर्वत्र अभिव्यक्त होता है। विशेषतः सभी ललित कलाएं धर्म से अनुप्राणित थीं। इस काल में अब हिंदू संस्कृति धीरे धीरे मुस्लिम संस्कृति से प्रभावित होने लगी थी। हम यह भी देखते हैं कि भारत के उत्सव, मेलों, त्योहारों, वेशभूषा, आहार विहार तथा मनोरंजन आदि पर मुस्लिम रंग का जो प्रभाव है स्पष्ट दिखाई देता है। यहाँ के गायन वादन तथा नृत्य पर मुस्लिम छाप स्पष्ट है। मुस्लिम बादशाहों के अनुकरण पर हिंदू नरेशों के राज दरबारों में मुस्लिम कलाएं प्रवेश पाने लगी थीं। हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हिंदू संस्कृतियों और मुस्लिम संस्कृतियों का यहाँ पे मिश्रण हमें दिखाई देता है और हिंदू संस्कृति के ऊपर मुस्लिम संस्कृति एवं कलाओं का प्रभाव भी
देखा जा सकता है। अब बात आती है कि आदिकाल की प्रमुख विशेषताएं, इस पर भी हमें विस्तार से चर्चा करनी है। हम देखते हैं कि उस समय की जो रचना की जो प्रक्रिया रही है, उस समय का जो एक हालात, जो स्थितियाँ रही हैं, उसके अनुसार से जो आदिकाल की विशेषताएं हैं, प्रवृत्तियां हैं, लक्षण हैं, वो कौन कौन से हैं, इस पर हम प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहली बात आती है कि आदिकाल की रचनाओं में हम देखते हैं कि वीरता एवं शौर्य की प्रधानता उस समय के गाथाओं में सर्वत्र दिखाई देती हैं। मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि उस समय के कवि जो हुआ करते थे वो राजाश्रयी हुआ करते थे। यही कारण है कि राजाओं का गुणगान करना, उनके वीरता का बखान करना, शौर्य का वर्णन करना उन कवियों का एक लक्ष्य होता था, उद्देश्य होता था। दूसरी जो विशेषता है, संदिग्ध रचनाएं। हमें उस समय की जो रचनाओं में प्रामाणिकता का अभाव दिखाई देता है। इसी क्रम में हम देखते हैं तीसरी जो हमारी जो विशेषता है, ऐतिहासिकता का अभाव। ऐतिहासिकता से अभाव से हमारा तात्पर्य है कि उस समय जो नायक, जो चरित्र और उनके कालखंडों का वर्णन किया गया, तिथियों का वर्णन किया गया, घटनाओं का वर्णन किया गया, उनका तालमेल, उनका सामंजस्य सही दृष्टिगोचर नहीं होता। इसी क्रम में हम देखते हैं जनसाधारण की भावनाओं की उपेक्षा सर्वत्र दिखाई देती है, इसलिए कि जो निम्न वर्ग के लोग थे उनके भावनाओं को ध्यान में नहीं रखा गया था और उनसे संबंधित साहित्य नहीं रचित किए गए, या जो रचित किए गए उसमें उनका उल्लेख कहीं नहीं मिलता। रासो काव्य की परंपरा भी आदिकाल में दिखाई देती है, जिसमें पृथ्वीराज रासो, बिसलदेव रासो, परमाल रासो, विजयपाल रासो इत्यादि हमें उस काल के काव्यों में दृष्टिगत हो जाएंगे। युद्धों का सजीव चित्रण उस काल की एक प्रमुख विशेषता रही है। हम देखते हैं कि राजा महाराजाओं के मध्य जो युद्ध हुआ करते थे उसका उन्होंने ऐसा सजीव चित्रण किया है कि वो हमें ऐसा लगता है मानो हम अपने नेत्र के सामने, नयन के सामने उसको दृष्टिपात कर रहे हैं। चारण भाट परंपरा भी उस काल के साहित्य में हमें सर्वत्र दिखाई देता है। आश्रयदाताओं का स्तुतिगान उस समय के कवियों द्वारा किया गया। वीर तथा श्रृंगार रस की प्रधानता हमें उस काल के रचनाओं में सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है। युद्ध, विवाह एवं आखेट, इसका वर्णन भी आदिकाल के साहित्य में हमें सर्वत्र दिखाई देता है। साथ ही डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग हमें वीरगाल की जो रचना है उसमें हमें दिखाई देता है। मैं यहाँ एक बताना चाहूँगा कि डिंगल भाषा से हमारा तात्पर्य राजस्थान की एक ऐसी भाषा जिसमें वीरों की गाथा शौर्य का वर्णन प्रचुरता के साथ किया गया है। और यह भाषा राजस्थान में राजस्थानिक जो रचना है उसमें प्रचुर मात्रा में दिखाई देते हैं। छंदों के का प्रयोग का जहाँ तक सवाल है, दोहा, छप्पय छंद, दुहा, तोटक, तोमर, गाथा, आर्या, रोरा, उल्लाला, कुंडलियाँ आदि छंदों का प्रयोग प्रचुर मात्रा में दिखाई देता है। जहाँ तक अलंकारों का सवाल है, अर्था अलंकार के बजाय शब्द अलंकारों का प्रयोग उस समय के साहित्य में, रचना में हमें प्रचुरता के साथ दिखाई देता है। और एक और प्रमुख विशेषता रही है कि ओज गुण प्रधान काव्य
उस समय बहुतायत मात्रा में रची गई थीं। प्रकृति चित्रण उस समय के काव्य का, उस समय की रचना का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है और हम पाते हैं कि उन रचनाओं में नदी, पर्वत, पहाड़, नगर इत्यादि का सजीव चित्रण किया गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आदिकाल की जो विशेषताएं हैं उसमें उपरोक्त विशेषताएं हमें उस समय के साहित्यकारों की रचना में सर्वत्र दिखाई देते हैं। इसी क्रम में हम देखेंगे कि आदिकाल में जो रचनाएं रचित की गईं उसमें कुछ रचनाएं प्रामाणिक भी हैं और अप्रामाणिक भी हैं, किंतु मैं आज आपके सामने कुछ रचनाओं का उद्धरण यहाँ पर कर रहा हूँ जो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। सबसे पहली बात आती है कि पृथ्वीराज रासो, और इस ग्रंथ की रचना चंदर बरदाई ने की थी। इसी क्रम में हम देखते हैं विशलदेव रासो, और इस ग्रंथ की रचना नरपति नाल्ह ने किया था। इसी क्रम में हम देखेंगे खुमाण रासो, और इसकी रचना दलपति विजय ने किया था। साथ ही हम देखेंगे विजयपाल रासो, और इस ग्रंथ की रचना नल्ल सिंह ने किया था। आल्हाखंड, इसके रचनाकार हैं जगनिक। जगनिक ने आल्हाखंड की रचना की थी। इस प्रकार आदिकाल की कुछ रचनाएं हैं। जैसा कि मैं कह रहा था, कुछ रचनाएं प्रामाणिक हैं, कुछ अप्रामाणिक हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज आपके सामने मैंने अपना जो ये आदिकाल की साहित्यिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और आदिकाल की विशेषताओं का यहाँ पे प्रस्तुतिकरण दिया। मैं मानता हूँ कि यह आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी होगा। न सिर्फ बीए अंतिम के विद्यार्थियों के लिए, वरन मेरा ऐसा मानना है कि यह हिंदी पढ़ने वाले सभी स्नातक और स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिए लाभप्रद होगा, ऐसा मेरा मानना है। मैंने कोशिश की है कि आपको व्याख्यान के द्वारा और स्लाइड के द्वारा आपको कुछ देने का प्रयास करूं। मैंने आपको जो भी देने का है प्रयास किया, मेरा ऐसा मानना है कि वह आपके लिए सार्थक होगा। धन्यवाद।